तो दूसरे दृश्य की शुरुआत होती है। दूसरे दृश्य कहाँ पे चल रहा है? बरामदा, बरामदा मतलब वरांडा, ठीक है। यहाँ पे दादाजी आराम से तकिया, तकिया यानी पिल्लो, पिल्लो के सहारे बैठकर हुक्का पी रहे हैं। तो दादाजी के मंझले लड़के करमचंद, मतलब वो उसके सेकंड चाइल्ड है, सेकंड सन है, वो उनके पास बैठकर उनके पाँव दबा रहा है। बाहर बच्चे मतलब जगदीश, ये लोग शोर मचा रहे हैं और शायद किसी ने स्नान गृह में नल खुला छोड़ दिया है, टैप को खुला छोड़ दिया है, जिससे करमचंद चिढ़ जाता है और उसे गुस्सा आता है क्योंकि पानी इतना वेस्ट कर रहे हैं वो लोग। जब करमचंद बच्चों को शोर करने से डांटता है, दादाजी उसे रोकते हैं। वो कहते हैं कि बच्चे हैं ना, उन्हें खेलने दो। उसके बाद दादाजी बच्चों को बरगद की एक टूटी डाली को पानी देते हुए देखते हैं और वो हंसने लगते हैं और एक गहरी बात कहते हैं कि पेड़ से टूटी डाली जल देने से नहीं पनपती। इसके साथ साथ वे परिवार की भी तुलना करते हैं। वो कहते हैं उनके परिवार एक बरगद के महान पेड़ की तरह है। यदि उस परिवार में एक भी सदस्य मतलब एक भी डाली, पेड़ की डाली किसके साथ कंपेयर किया गया है यहाँ पे? परिवार के सदस्य। इस परिवार के कोई भी सदस्य अगर अलग हो गया तो वह पेड़ फिर से हरा भरा नहीं बन पाता। तो करमचंद को बहुत बुरा लगता है यह सब सुन के, क्योंकि उसे पता है कि घर में क्या चल रहा है परेश और बेला के बीच में। तो वो कहता है कि शायद अब उस पेड़ से एक डाली टूटकर अलग होने वाला है। मतलब दादाजी चिंता होकर, उन्हें बहुत चिंता होती है और वो पूछते हैं कि कौन अलग होने वाला है, कहीं परेश तो अलग नहीं होने वाले हैं ना, ऐसे पूछते हैं। करमचंद साफ साफ कह देता है कि परेश की वजह से यह सब कुछ नहीं हो रहा है, बल्कि सारे फसाद की जड़ कौन है? छोटी बहू बेला, उसके कारण ये सब कुछ चल रहा है। तो दादाजी दुखी होते हैं कि किसी ने भी उनसे यह बात नहीं बताई थी और वो एक सुंदर उदाहरण देते हुए कहते हैं कि हल्की सी खरोंच पर भी, मतलब छोटी सी घाव, हल्की सी खरोंच पर भी यदि तत्काल ही दवाई ना लगाई जाए, मतलब जल्दी, बहुत जल्द ही उस पर मेडिसिन नहीं लगाई जाएगी, तो बड़ा घाव हो जाता है और फिर नासूर बन जाता है। इसका मतलब यह है कि घर के झगड़ों की शुरुआत अगर शुरुआत में ही उसे सुलझाया नहीं गया तो उसके बाद उसे ठीक करना नामुमकिन हो जाता है। ऐसे दादाजी एक सुंदर उदाहरण देते हैं। तो करमचंद दादाजी से कहता है कि छोटी बहू बेला के मन में दर्प यानी घमंड की मात्रा कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही हो गया है और उसने जो मलमल के थान और रजाई के अब्रे, ये सारी चीज़ कौन लेकर आया था? करमचंद लेकर आया था। जो ये गिफ्ट करमचंद लेकर आया था और बेला को ये चीज़ पसंद नहीं आई थी। तो वो दादाजी से कहता है, करमचंद कहता है कि ये जो वो लेकर आया था उसे बेला ने स्वीकार नहीं किया था और वो कहता है कि वो सिर्फ अपने मायके को श्रेष्ठ मानती है और मायके की ही तारीफ करती रहती है। तो दादाजी कहते हैं, तो ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये पैराग्राफ जैसा है वैसे ही आपको लिखना पड़ेगा अपने एग्जाम में, ठीक है। बहुत बार पूछा जाता है ये पैराग्राफ। तो दादाजी कहते हैं कि बड़प्पन कोई बाहर की चीज़ नहीं है। मतलब दादाजी बहुत अनुभवी इंसान है, तो वो समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे परिवार को एक टूटने से बचा सकते हैं और परिवार के सदस्य कैसे होते हैं और कैसे सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। तो दादाजी कहते हैं कि बड़प्पन बाहर की चीज़ नहीं होती है, वह मन का एक गुण होता है। वे एक बहुत बड़ी सीख देते हैं कि घृणा को घृणा से नहीं मिटाया जा सकता। ये MCQs में भी पूछा जाता है। देखो मैंने बहुत सारे पर्पल में अंडरलाइन किया है, उससे MCQ में पूछा गया है, तो उसको आप ध्यान से नोट कीजिए, ठीक है। वो सारे इंपॉर्टेंट है MCQs के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बात फिर से कह रही हूँ आपको। तो घृणा को घृणा से नहीं मिटाया जा सकता है। तो घृणा को किससे मिटाया जा सकता है? घृणा को स्नेह से मिटाया जा सकता है। घृणा एक प्रकार की रोग है और उसकी इलाज क्या है? स्नेह। और दादाजी समझाते हैं कि यदि हम बेला की नफरत के बदले में उसे नफरत ही देंगे तो वो परिवार से अलग हो जाएगी, लेकिन अगर उसे नफरत के बदले स्नेह और प्यार मिले तो उसकी घृणा धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। यही कहते हैं दादाजी इस पैराग्राफ में। और दादाजी ये भी कहते हैं कि महानता किसी से मनवाई नहीं जाती है, बल्कि अपने अच्छे व्यवहार से महसूस कराई जा सकती है। तो फिर से एक उदाहरण लेते हैं दादाजी। टूंट वृक्ष। टूंट वृक्ष का मतलब क्या है? वह वृक्ष जिसमें कोई फूल और कोई पत्ते ना हो, सिर्फ लकड़ी हो, वैसे सूखे वृक्ष को टूंट वृक्ष कहते हैं। तो वैसा टूंट वृक्ष कितना भी ऊंचा, कितना भी लंबा क्यों ना हो जाए, वह अपनी महानता का सिक्का हमारे दिल में तब तक नहीं लगा सकता जब तक उसके शाखाओं में ऐसे पत्ते ना उगेंगे, मतलब ऐसे लीव्स ना होंगे जिसकी शैडो से हमारा मन सुखी हो जाए और जिसकी फूलों की बीनी बीनी खुशबू, यानी उनके फूलों की खुशबू से हमारा मन सुखी हो जाए। अगर ऐसे फूल और पत्ते उस
टूंट वृक्ष में ना हो तो उस टूंट वृक्ष का कितना भी लंबा होना क्या फायदा। तो कितनी भी बड़ी पेड़ क्यों ना हो, उसे हम तब निहार सकेंगे जब उसमें कोमल पत्ते और फूल होंगे और वो जब छाया और शीतलता दे सकती है। तो उसके साथ साथ बाहर बच्चे मल्लू और जगदीश झगड़ा करने लगते हैं। वो लोग कहने लगते हैं कि उसने मेरा पेड़ उखाड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। फिर बाद में दादाजी उन्हें हंसकर संभाल लेते हैं। बाद में परेश का प्रवेश होता है। परेश कमरे में आता है, लेकिन बहुत शर्मिंदा मतलब लज्जित हुआ होता है वो। उसकी आंखें नीचे झुकी हुई होती हैं क्योंकि उसने पत्नी से डांट खा के आया था इसलिए, और वो दादाजी के सामने वो ये सब कुछ नहीं कह सकता है। तो दादाजी परेश को डांटने के बजाय उसे प्यार से अपने पास बैठाते हैं। वे कहते हैं कि अगर उनके कपड़े बेला ने नहीं धुले हैं, मतलब कपड़ा अभी भी धुले नहीं हैं, तो उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे समझाते हैं दादाजी परेश को। तो उसके बाद क्या होता है, दादाजी परेश से कहते हैं कि बेला को ये रज़ाई के अब्रे और मलमल की कान पसंद नहीं आई है क्योंकि वो पुराने ज़माने की चीज़ें हैं। इसलिए वो परेश को समझाते हैं दादाजी की छोटी बहू बेला को बाजार लेकर जाओ ताकि वो अपनी पसंद की चीज़ें खरीद सके। तो उसके बाद परेश बहुत हिचकिचाते हुए कहता है कि बेला का मन इस घर में बिल्कुल ही नहीं लग रहा है। तो दादाजी बहुत प्यार से समझाते हैं कि बेला एक बड़े घर की बेटी है, वह अपने पिता की इकलौती बेटी है, तो वो कभी भी इतने बड़े संयुक्त यानी जॉइंट फैमिली में नहीं रही है और वो भीड़ भाड़ से डरती है, इसलिए वो इस कोलाहल यानी शोर शराबे से डरती है। वे कहते हैं कि हमें उसका मन लगाना चाहिए यहाँ पे, ना कि उसे दोष देना चाहिए। तो परेश कहता है कि घर में कोई बेला को पसंद नहीं करता है, सब उसकी बुराई करते हैं और उसे ताने ही देते रहते हैं। घर की सभी महिलाएं जैसे भाभी जी, माँ जी, चाची, सब बेला की शिकायतें लेकर परेश के पास आते हैं। तो परेश यह भी कहता है कि बेला भी इस घर में बहुत दुखी है। बेला को लगता है कि घर के सब लोग उसका अपमान करते हैं और उसकी हंसी उड़ाते रहते हैं। उसे इस घर में सब लोग पराये लगते हैं और उसे अपना कोई यहाँ पे दिखाई नहीं देता है। तो परेश दादाजी से कहता है कि बेला इस घर में आज़ादी चाहती है। बेला को दूसरों का अपने कामों में हस्तक्षेप करना बिल्कुल पसंद नहीं है और बेला का मानना है कि घर के लोग उसे छोटी बहू समझकर हर बात पर हुक्म देते हैं, आदेश देते रहते हैं और उसे वह सब कुछ बुरा लगता है। बेला अपनी एक अलग गृहस्थी, अलग घर बसाना चाहती है, इसीलिए वह एक ऐसा स्थान चाहती है जहाँ पे वह अपनी इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिता सके और कोई उसे रोकने टोकने वाला ना हो। तो परेश दादाजी से कहता है कि यदि दादाजी बेला के लिए बाग वाला मकान दे दे तो वो सुख और शांति से रह पाएगी। पर बाग वाला मकान का मतलब है गार्डन में एक दूसरा घर जो है दादाजी का, वह घर परेश चाहता है कि वह घर बेला को कुछ दिन के लिए मिल जाए ताकि वो सुख से रह सके। तो परेश बताता है कि उसकी तब्दीली मतलब ट्रांसफर कुछ दिनों में होने वाला है, तब तक वह चाहता है कि बेला को वो अलग मकान दिया जाए। तो परेश बेला की हालत का वर्णन करते हुए कहता है कि वह इस समय बहुत ही बेचैन और खोई हुई सी रहती है, गुस्से में रहती है। यह सब सुनकर दादाजी कहते हैं कि इस झंझट से मुक्ति पाने के लिए ये एक सरल उपाय है कि बहू को बाग वाला मकान दे दिया जाए क्योंकि वह काली पड़ा हुआ है। पर वे तुरंत कह देते हैं कि बेटा मेरे जीते जी यह असंभव है। जब भी वे अपने परिवार के बारे में सोचते हैं तो उनके आंखों के सामने एक वट का महान पेड़ दिखाई देता है। वट का पेड़ मतलब बरगद का पेड़। वे उस पेड़ को शाखाओं, पत्तों और फूलों से भरा हुआ देखते हैं। वे कहते हैं कि अगर उस पेड़ की डालियां एक एक करके टूटने लगी तो वह महान वृक्ष केवल एक टूंट यानी सूखी लकड़ी बनकर रह जाएगी। दादाजी इस विचार से सिहर जाते हैं। उन्हें यह बात सोचते ही वो घबरा जाते हैं कि उनके परिवार ऐसे सूखी डाली की तरह बिखर जाए। वे परेश को चिंता ना करने के लिए कहते हैं और वो आश्वासन देते हैं कि वे अब खुद घर के सारे सदस्यों से बात करेंगे और समझाएंगे। दादाजी प्रतिज्ञा करते हैं कि अब घर में किसी का भी साहस नहीं होगा कि वो बेला का तिरस्कार करे। वे कहते हैं कि अब कोई भी बेला का समय नष्ट नहीं करेगा और उसे वही आदर मिलेगा जिसकी वो हकदार है। दादाजी यह भी कहते हैं कि ईश्वर की कृपा से उन्हें एक सुशिक्षित और सुसंस्कृत बहू मिली है और वे हर हाल में उसे बचा के ही रहेंगे, वह उसे अलग होने नहीं देंगे। तो दादाजी परेश को विश्वास दिलाते हैं कि बेला को कभी यह घर पराया नहीं लगेगा, उसे वह हर आदर सत्कार मिलेगा जिसकी वो हकदार है। और वे परेश को भी समझाते हैं कि ध्यान रखो कि
तुम्हारे कोई बात से बेला को बुरा ना लगे। दादाजी ऐसे परेश को समझाते हैं। कुछ देर बाद दादाजी रजवा को आवाज़ देते हैं कि छोटी बहू के अतिरिक्त सबको यहाँ भेज दो। वह कहते हैं कि वे सारे काम छोड़कर दादाजी के पास आए क्योंकि दादाजी को कोई मुख्य बात बतानी है सबको। दादाजी के बुलाने पर घर के सारे सदस्य और इंदू भी आती है और उसके बाद दादाजी बहुत दुखी मन से कहते हैं कि उन्हें यह जानकर बहुत बुरा लगा कि बेला का मन यहाँ पर नहीं लग रहा है। वे साफ साफ कहते हैं कि इसमें बेला का कोई दोष नहीं है, बल्कि दोष बाकी सारे घर वालों का है। वे उन्हें याद दिलाते हैं कि बेला एक बड़े घर से आई है, वो बहुत पढ़ी लिखी है और पिता की इकलौती बेटी है। वो अपने मायके में राज करती थी, लेकिन यहाँ केवल उसे एक छोटी बहू बनकर रहना पड़ रहा है। उसे हर कदम में दूसरों की आदेश का पालन करना पड़ रहा है, जिसके कारण उसके व्यक्तित्व दब रहा है। वे समझाते हैं कि बड़ा होना और बड़प्पन किसी उम्र या पद से नहीं आता है, किसी दर्जे से नहीं आता है, बल्कि कोई बड़ा कैसे हो सकता है, अपनी बुद्धि और योग्यता से बड़ा हो सकता है। बेला उम्र में नहीं, बल्कि अपनी बुद्धि और शिक्षा की वजह से घर के बाकी सारे सदस्य से बहुत बड़ी है, क्योंकि वे परिवार के लोगों को आदेश देते हैं कि बेला को वही आदर सत्कार मिलना चाहिए जो उसे अपने मायके में मिलता था। और वे ये भी कहते हैं कि सब लोग बेला का कहना माने और उसे पढ़ने लिखने के लिए अवसर दे। वे घर के लोगों को सुझाव देते हैं कि घर के जो बाकी सारा काम है अपने आप में ही बांट ले, ताकि बेला को कोई काम करने की ज़रूरत ना पड़े और वो अपनी पूरी समय अपने पढ़ाई पर ध्यान दे। तो दादाजी चाहते हैं कि बेला को कभी यह महसूस ना हो कि वो दूसरे घर से आई है। दादाजी कहते हैं कि उनके कुटुंब एक महान वृक्ष है और सब लोग उस वृक्ष की डालियाँ हैं। वे समझाते हैं कि डालियों से ही पेड़ की पहचान होती है और डालियाँ छोटी हो या बड़ी, वे सब पेड़ की छाया यानी परिवार की शान बढ़ाने की मदद करता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। इसलिए वे दोहराते हैं कि वे नहीं चाहते कि इस पेड़ की कोई भी डाली टूटकर अलग हो जाए। तो दादाजी घोषणा करते हैं कि यदि आज के बाद किसी ने भी छोटी बहू का अनादर किया या उसकी हंसी उड़ाई, तो उस सदस्य का दादाजी के साथ आता सदा के लिए टूट जाएगा। जब सब लोग वहाँ से चले जाते हैं, तब दादाजी इंदू और मंजली बहू को विशेष रूप से अपने पास रुकने के लिए बोलते हैं। तो दादाजी मंजली बहू को समझाते हैं कि हंसी मजाक केवल उन लोगों के साथ करना चाहिए जो उसे सह सके। वे कहते हैं कि जो अभी पूरी तरह घर का अंग नहीं बन पाया हो, जैसे बेला, उन्हें हंसी का निशाना नहीं बनाना चाहिए। दादाजी इंदू को भी बताते हैं कि छोटी भाभी बेला, मतलब इंदू के लिए छोटी भाभी बेला, बहुत ही बुद्धिमान और सुशिक्षित है, बहुत पढ़ी लिखी और सुसंस्कृत है। तो उसे उसकी हंसी उड़ाने या उसकी निंदा करने की जगह उससे ज्ञान की बातें सीखना चाहिए और उसका आदर करना चाहिए। तो दादाजी बताते हैं कि भविष्य में उन्हें ऐसे शिकायतें नहीं आना चाहिए। दादाजी की एकमात्र इच्छा है कि उनके परिवार रूपी पेड़ की सभी डालियाँ साथ साथ बढ़े, फले, फूले और सुख की हवा में झूमते रहे।